इस युवा संवाद में हमारे मध्य में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष, हमारे मित्र सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के जनप्रिय सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, भाई राहुल ठाकुर जी, संदीप जी और यहाँ पर उपस्थित युवा संवाद में भाग लेने के लिए आए युवा साथियों, भाइयों और बहनों। जब एक साल पहले इस देश में एक व्यापक परिवर्तन होकर एक नई सरकार आई, तो उस सरकार का आना युवा की आकांक्षा से जोड़ा गया था। इस सरकार के बनने में और इस सरकार की सफलता में और आगे चलकर ये सरकार जो करने वाली है उसमें युवाओं की बड़ी भारी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि ये देश की ऐसी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के पहले ही कहा था कि ये सरकार गरीबों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। तो जो सरकार आपको ही समर्पित की है, उस सरकार के एक साल के कार्यक्रम के बारे में, एक साल में जिन्होंने इस सरकार के मंत्रियों ने, इस सरकार के प्रमुखों ने जो भी कुछ किया है वो जनता तक पहुंचाना हम सबका बहुत बड़ा अहम दायित्व बनता है। और उस दिशा में जबकि ये सरकार अभी 2-3 दिन के पश्चात अपनी सालगिरह मनाने जा रही है, राहुल जी और उनके साथियों ने ये युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे बताया गया कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं जो बहुत होने चाहिए। एक अभिनंदनीय पहल है, एक सराहनीय कदम है। मैं इसलिए युवा मोर्चा के सभी हमारे पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब मैं कहता हूं कि ये सरकार युवाओं को समर्पित है और युवाओं की आकांक्षा का एक प्रतिनिधित्व करती है, उसकी एक रिफ्लेक्शन दिखाती है, तो मुझे वो एक प्रसंग याद आता है जिस एक प्रसंग में जब आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कैंपेन चल रहा था, पूरे देश भर में उस दिशा में हम कदम उठा रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, तब एक अपनी युवा कार्यकर्ता ने मुझे पूछा कि विनय जी, आप जानते हैं कि हम युवा क्या चाहते हैं इस देश में? तो मैं थोड़ा सा चकित रह गया, अटपटा सा लगा मुझे सवाल, मगर मैंने कहा उसको कि थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं, मगर आप कृपया मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए युवा क्या चाहता है। उसने कहा भाई सिंपल है, 5 4 3 2 1। तो मैं समझा नहीं ये 5 4 3 2 1 क्या होता है। तो उसने कहा कि देखिए, आज का युवा अच्छी ज़िंदगी चाहता है और अच्छी ज़िंदगी को उसने डिफाइन किया है। वो होता है कि 5 फिगर आमदनी चाहिए, 5 फिगर सैलरी चाहिए, उसको एक 4 व्हीलर चाहिए, उसको 3 बेडरूम हॉल का एक फ्लैट चाहिए, 2 किड्स चाहिए और 1 पत्नी चाहिए, 1 वाइफ। तो मैं हैरान रह गया कि इतनी स्पष्टता से ये लोग कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये नई पीढ़ी के मन में जो आकांक्षा है कि अच्छी जिंदगी क्या होती है, इसके बारे में दिमाग में एक स्पष्टता है। मिले न मिले, कितनी मिले, आधी मिले, अधूरी मिले, बात अलग है, बट ही नोज वेयर ही वॉन्ट्स टू गो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक पीढ़ी ऐसी है जिस पीढ़ी के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई और कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम से क्लैरिटी है कि हमें कहाँ जाना है। और ये जाते जाते उसके मन में ये भी निश्चित रूप में है कि ये सब मुझे अपने बूते करना है और मुझे इस देश और समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। और इसलिए ये सारी जो एक नई पीढ़ी है उसकी आकांक्षा का रिप्रेजेंटेशन करने वाले इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, ये समझना मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में सरकारें आई गई और शिक्षा की नीतियों के बारे में आज से नहीं, 1950-60 से चर्चा हुई। 60 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक कोठारी कमीशन नियुक्त किया था कि शिक्षा में क्या सुधार हो। बाद में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने 80 के दशक के अंत में, तो उन्होंने एक राम मूर्ति कमीशन बिठाया था। ऐसे दर्जनों कमीशन बिठाए गए। सारे कमीशनों ने अपनी अपनी रिपोर्टें लिखी। 70s के ज़माने में एक सवाल आया कि ये जो पहले 11वीं कक्षा, बाद में 4 साल का ग्रेजुएशन का, और पहले तो एसएससी हुआ करता था, मैट्रिक की परीक्षा कहते थे हम, बाद में 4 साल का डिग्री का कोर्स होता था।
फिर उसमें परिवर्तन कर दिया और बोले कि अब 10+2+3 आ गया, यानी 10वीं तक पढ़ो, फिर 2 साल आप 12वीं तक कुछ रोजगार का, व्यवसाय का प्रशिक्षण लो, जिसको व्यवसाय करना है व्यवसाय करे, जिसको शिक्षा पानी है वो बाद में डिग्री ले, इसलिए +3। फिर भी नतीजा वही निकला कि लोगों ने व्यवसाय की शिक्षा एक तो दी भी नहीं गई तरीके से, और लोग व्यवसाय की तरफ बढ़े नहीं। और इसलिए केवल लोगों को, युवाओं को केवल रोजगार नहीं चाहिए, उनको प्रतिष्ठा भी चाहिए, उनको सम्मान भी चाहिए। और इसलिए डिग्री का महत्व कम आंकने की जरूरत नहीं, ये सरकार ने देखा, सोचा, समझा, और इसलिए कुशलता विकास का एक बड़ा भारी कार्यक्रम इस सरकार ने प्रारंभ किया है। कुशलता विकास, आज हम देखते हैं कि बीए विथ इंग्लिश लिटरेचर होने वाले एक ढंग का पैराग्राफ अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, बीए विथ हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री की कई सारी बातों के बारे में आता पता नहीं होता। कॉमर्स का शिक्षा लेते हैं मगर शिक्षा इतनी कुछ कामी है, इतनी बेकार है कि जिसके कारण वो बैंक अकाउंट कैसा खोलना यहाँ तक कि और अज्ञान की स्थिति आ जाती है। तो प्रैक्टिकल अनुभव के साथ शिक्षा को जोड़ना चाहिए, इसलिए सरकार ने कुशलता के लिए एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास मिशन शुरू किया है, और कुशलता के जरिए आप आगे बढ़े। और ये सारी चीज़ें देखिए आसान नहीं है, क्योंकि रोजगार उपलब्ध होना है तो रोजगार के लिए खुद को पहले सिद्ध करना पड़ेगा, रोजगार की क्षमता का, और पहले अपने अंदर वो क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी। और हमारे देश में तो ऐसा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने ये बाल मजदूरी वाले कानून में भी बहुत एक सार्थक प्रयास किया है उसमें सुधार करने का। देखिए दुनिया में एक सोच है, भारत में एक परंपरा है, परंपरा के आधार पर एक सोच है। यहाँ अगर माँ पिताजी खेत में जाकर और खेती कर रहे हैं तो छोटे बच्चे को केवल पढ़ाई करना संभव नहीं है, उसको भी खेती में कुछ ना कुछ योगदान देना होता है, छोटा सा ही सही मगर करना पड़ता है। घर में कोई व्यवसाय चलता है तो उसको भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये घर हमारी जो फैमिली की सिस्टम है उसकी परंपरा है। और इसलिए बाल मजदूरी के बारे में इस सरकार ने सोचा कि जो फैमिली की परंपरा है उसका निर्वाह अगर वो कर रहा है और उसकी शिक्षा में कोई उसमें अंतर नहीं आ रहा तो उसको करने की छूट होनी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी के चलते इस सरकार ने और भी एक कदम उठाया है कि जो देखिए हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं तक ही अर्न व्हाइल यू लर्न करते हैं, स्कूल में जाते हैं, नाइट स्कूल में भी जाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, उससे कमाते हैं, गैरेजेस में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, कई छोटे बड़े कारखानों में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, बुक बाइंडिंग करने वाले लोग होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर छोटे छोटे हमारे 10वीं 12वीं के छात्र जाते हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं। तो वो जो कुशलता उन्होंने अर्जित की है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में खेती के बारे में हो, चाहे शहरों में ऑटोमोबाइल के बारे में हो, उसका सर्टिफिकेशन कहाँ होगा? कई बार तो हम देखते हैं कि जिसने कोई सर्टिफिकेट पाया नहीं वो बच्चा गाड़ी ठीक अच्छे ढंग से कर लेता है, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग का मैकेनिक जो कर नहीं पाता, उसको पता है कि गाड़ी की मरम्मत कैसे करनी होती है। तो उसकी कुशलता को भी अभी सरकार ने योजना बनाई है कि हम उसको सर्टिफाई करेंगे, अगर उसने वो कुशलता पाई है उसका एग्जाम लेंगे, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। यानी वो रोजगार के लिए सन्नद्ध तो होगा ही मगर उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी जो दुनिया में काम करती है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट होगा तो आपको एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी निर्माण होती है, आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी योजनाएं इस सरकार ने लाई है, और इस सरकार ने युवाओं की प्रतिभा का विकास करते हुए कुशलता का अर्जन उनके अंदर हो, सर्जन उनके अंदर हो, इसका ख्याल रखते हुए शिक्षा क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन का रास्ता अपनाया है। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोगों तक जाए, लोगों को ये बताए। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, मगर यहाँ एक देश ऐसा है जहाँ पर मतलब शायद एक ही देश ऐसा होगा जो अपने घर में शौचालय बांधवाने के लिए आपको पैसा दे रहा है, ले भाई 10,000 ले, 12,000 ले, मगर घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। अभी देखते हैं हम कि कितने सारे ऐसे हमारे विद्यालय है कि जहाँ पर महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। तो ये बनवाने का एक निर्धार करते हुए, संकल्प लेते हुए इस सरकार ने 1 साल काम किया है, और आगे चलकर पूरे स्वच्छ भारत की भूमिका रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक सपना हम सबको देखने की शिक्षा दी है कि हम 2019 तक, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मनाएंगे, तब तक पूरे भारत में स्वच्छ भारत करेंगे। थिंकिंग बिग, ये कोई आसान बात नहीं होती। ऊंची ऊंची बातें, बड़ी बड़ी बातें करना एक है, और उसको ज़मीनी हकीकत बनाना, उसके लिए एक संकल्प लेना दूसरी बात है।
यहाँ ये प्रधानमंत्री है जो 24/7 प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि जो इस सरकार के अंदर हो रहा है उसका हम स्वयं एक आकलन बनाएं, एक उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, लोगों के अंदर जाए, ऐसे युवा संवाद के कार्यक्रम शहरों में, गांवों में, गलियारों में करे, लोगों को बताए और सीना तान के, छाती ठोक के कहे कि हम काम करने वाली सरकार आपको दे रहे, कोई हमारे ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। 1 साल हुआ जी, कभी आपने देखा, कोई सुर्खी देखी कि कोई कांड हो गया, कोई अफरा तफरी हो गई, कोई पैसे का यहाँ वहाँ कोई स्विंडलिंग कर दिया? कहीं नहीं। बड़े बड़े हमारे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े निर्णय हो रहे। पुरानी सरकार ने तो ये सोच लिया था कि हम और ये जो हमारे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट लगता है वो खरीदने का काम ही उन्होंने पोस्टपोन करते गए, क्योंकि ऐसा न हो कि कोई हमारी नीयत पर संदेह कर पाए। इस सरकार ने उस काम को भी अंजाम दिया। हमारे बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है उसको भी गति दी, बहुत सारे काम किए। हमारे मणिपुर के छोटे छोटे नौजवान, छोटे बड़े छात्र कई बार अपनी स्पोर्ट्स की और कुशलता को दिखाते रहे, मगर देश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का अभिवचन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था और अभी इम्फाल में ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि इस सरकार के काम को कई बार केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता। आज की दुनिया ऐसी है कि जो अच्छा होने के साथ साथ अच्छा दिखने के लिए आपको मजबूर करती है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी अपीयर टू बी स्मार्ट। तो इस सरकार को स्मार्टली लोगों के सम्मुख ले जाना आप सबका काम बनता है। सोशल मीडिया का, अन्य मीडिया का, अपनी वाणी का, बुद्धि का, प्रज्ञा का उपयोग करते हुए सरकार के अच्छे कामों को आप लोगों तक ले जाइए, उनको बताइए कि हमने 1 साल में क्या किया है। 365 डेज 24/7 इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमने अच्छे काम की, सबका साथ सबका विकास लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मेहनत की है। आइए हम सब जनता के अंदर जाए और अपने काम के बारे में लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।